The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो की शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। ये वीडियो ना तो किसी लूट मार का है और ना ही किसी दंगे का। ये वीडियो विशाखापट्टनम के संगम सारथ थिएटर का है, जहां लोग एक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए इतने उतावले हो गए कि थिएटर का गेट तोड़ अंदर घुस गए। पवन कल्याण की फिल्म वकील साहब का ट्रेलर 29 मार्च को रिलीज हुआ। करीब 2 साल बाद वापसी कर रहे एक्टर पवन कल्याण को देखने के लिए उनके फैंस ने सड़कों पर पटाखे भी फोड़े और उनकी तस्वीर की आरती भी उतारी। दक्षिण भारत में सिनेमा को लेकर ये दीवानगी कोई नई बात नहीं है। अपने पसंदीदा एक्टर की फिल्म रिलीज को प्रशंसक त्योहारों जैसा माहौल बना देते हैं। अब चलते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी कोरोना से जुड़ी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 56,211 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 271 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 5,40,720 पहुंच गई है। महाराष्ट्र से पिछले 24 घंटों में 31,000 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में एक बार फिर से टोटल लॉकडाउन की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि देश भर में 10 जिले हैं जिनमें सबसे अधिक सक्रिय मामले हैं। इनमें से 8 महाराष्ट्र से हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले पिछले साल की तुलना में काफी खतरनाक नजर आ रहे हैं। देश में 4 दिन के अंदर ही 1 लाख से अधिक एक्टिव केस बढ़े हैं, जो पूरे कोरोना काल की सबसे तेज रफ्तार है। पिछले साल जहां महाराष्ट्र में 11,000 से 22,000 एक्टिव केस पहुंचने में 31 दिन लगे थे, इस बार यह आंकड़ा सिर्फ 9 दिन में पार हो गया है। दूसरी सुर्खी महाराष्ट्र के नांदेड़ से है। नांदेड़ के सचखंड हुजूर साहिब गुरुद्वारे में होला मोहल्ला त्योहार मनाया जा रहा था। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने धार्मिक कार्यक्रमों को कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से ही आयोजित करने का निर्देश जारी कर रखा है। होला मोहल्ला के दौरान ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए पुलिस और गुरुद्वारा मैनेजमेंट के बीच मीटिंग भी हुई थी। नांदेड़ के एसपी के मुताबिक गुरुद्वारा मैनेजमेंट ने पुलिस को भरोसा दिलाया था कि त्योहार गुरुद्वारा परिसर के अंदर ही मनाया जाएगा। इसके लिए होला मोहल्ला मनाते वक्त गुरुद्वारे के गेट पर ताले लगा दिए गए थे, लेकिन काफी लोग इस बात से नाराज भी थे। एसपी ने बताया कि दोपहर तक सब सही चला। करीब 4 बजे गुरुद्वारा परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ अचानक गेट के पास आई। कई लोग बाहर जुलूस निकालने की जिद करने लगे। पुलिस ने इनकार किया। इसके बाद गुरुद्वारे के गेटों पर लगे ताले तोड़ दिए गए, बैरिकेड्स भी उखाड़ दिए गए। लोगों की भीड़ रास्ते पर आ गई। भीड़ रोकने के लिए जमा पुलिस वालों पर लोगों का गुस्सा निकलने लगा। कई लोग तलवारें लेकर दौड़ने लगे। पुलिस वालों को दौड़ाया गया। कई पुलिस वालों के साथ मारपीट भी की गई। भीड़ ने पुलिस के वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। काफी देर तक उपद्रव चला। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति है। पुलिस अब घटना की वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस ने केस दर्ज करके 18 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। करीब 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तीसरी सुर्खी उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है। ऐसे लोगों के पास केवल 1 दिन का वक्त बचा है। 31 मार्च 2021 के बाद ऐसे पैन कार्ड अमान्य हो जाएंगे जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है। यही नहीं, 31 मार्च के बाद पैन कार्ड से आधार लिंक कराने पर 1,000 रुपए लेट फीस भी देनी होगी। बैंक में खाता खुलवाने से लेकर केवाईसी और पैसा ट्रांसफर करने तक में पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। अगर आपने पैन कार्ड से आधार लिंक नहीं कराया है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सुर्खियों के बाद अब चलते हैं आज की बड़ी खबर पर।
आज से ठीक 50 साल पहले की बात है। तारीख थी 29 मार्च 1971। भारत से एक चिट्ठी स्विट्जरलैंड के जेनेवा भेजी गई। ये चिट्ठी सदरुद्दीन आगा खान के नाम थी। कौन थे? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। और चिट्ठी लिखने वाले का नाम था FL पिंजाकर हॉर्डिक। ये भारत में UNHCR के प्रतिनिधि थे। चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के पास भारत में बड़ा शरणार्थी संकट शुरू हो सकता है। मार्च के आखिर में पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बंगाल में सेना ने मारकाट शुरू कर दी थी। इसलिए जान बचाने के लिए लोग भागकर भारत आ रहे थे। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक मई आते आते हर दिन लगभग 1 लाख लोग बांग्लादेश से भारत में बतौर शरणार्थी आ रहे थे। और भारत सरकार ने यूएन में जो आंकड़े दिए थे वो बताते हैं कि 1971 का साल खत्म होते होते लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत में पहुंच चुके थे। इस किस्से का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पड़ोस के एक और देश में लोग सेना के जुल्म से परेशान हैं, भागकर भारत की सीमा में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से उन्हें वापस लौटा दिया जा रहा है। राज्य की सरकार सर्कुलर निकालकर कहती है कि शरणार्थियों के कैंप ना लगाने दिए जाएं, उन्हें वापस भेज दिया जाए। म्यांमार से आ रहे शरणार्थियों के लिए अभी सरकार का ये रुख है। तो एक तरफ हम अपनी शरण देने वाली परंपरा पर गर्व करते हैं। 1971 में बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को भी हमने पनाह दी, इसका जिक्र भी होता है। अभी 2 दिन पहले पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे के दौरान भी इसकी खूब बात हुई। इससे पहले साल 1959 में जब तिब्बत में चीनी सेना का जुल्म बढ़ रहा था तो भारत ने तिब्बत से आए लोगों को शरण दी थी। यानी ये परंपरा कई बार दिखती है। लेकिन वैसे ही स्थिति अब एक और देश में हो रही है, तो हम अपने दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? असल में ये मामला क्या है? क्या भारत को म्यांमार से आए लोगों को शरण देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? और अगर भारत सरकार ने शरण नहीं देने का आधिकारिक फैसला लिया है तो इसकी वजह क्या है? इसके हर पक्ष पर आज विस्तार से बात करेंगे। पहले तो बेसिक समझ लेते हैं कि म्यांमार से लोगों को भारत में आने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और क्या जैसे रोहिंग्या वाले केस में था, अभी वाले शरणार्थी भी किसी धर्म विशेष के हैं क्या? म्यांमार में कई सालों से सैन्य शासन ही था, लेकिन 2015 में सेना पीछे हट गई और चुनाव होने दिया। चुनाव में आंग सान सू की वाली पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी सत्ता में आई। इस पार्टी ने 5 साल राज किया और फिर पिछले साल चुनाव हुए। 8 नवंबर 2020 को चुनाव के नतीजे आए थे, जिनमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की जीत हुई। सेना के बड़े अधिकारी इस चुनाव पर सवाल उठा रहे थे, धांधली और फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे थे। फिर इस साल फरवरी की 1 तारीख को सेना ने बंदूकों के दम पर सत्ता का तख्ता पलट दिया। आंग सान सू की समेत उनकी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। जिसने सेना का विरोध किया उसके खिलाफ कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई, सैन्य शासकों का आदेश नहीं मानने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई। 1 फरवरी से अब तक करीब 450 लोग मारे जा चुके हैं। तो इस तरह से सेना से परेशान लोग जेल से बचने के लिए या जान बचाने के लिए भारत की सीमा की तरफ भाग रहे हैं। और 2017 की तरह इस बार ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ रोहिंग्या मुस्लिम शरण मांगने आ रहे हों, बाकी समुदाय के लोग भी आ रहे हैं। लेकिन क्या म्यांमार से भाग रहे सारे शरणार्थी भारत में ही आ रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। अब एक बार आप म्यांमार का नक्शा देखिए। पश्चिम की तरफ बड़ी सीमा भारत से लगती है, उत्तर पूर्व की तरफ चीन है और दक्षिण पूर्व की तरफ बड़ी सीमा थाईलैंड से लगती है। भारत के अलावा थाईलैंड में भी म्यांमार के शरणार्थी दाखिल हो रहे हैं। थाईलैंड की सीमा के पास म्यांमार के गांवों में सेना हवाई हमले कर रही है। KNU नाम के एक हथियारबंद संगठन के खिलाफ गांवों में सेना के हमले हो रहे हैं। तो इन हमलों में जान जाने के डर से लोग थाईलैंड में भाग रहे हैं और अब तक करीब 3000 म्यांमार के लोग थाईलैंड में जा चुके हैं। हालांकि हमें काफी खोजने पर भी ये नहीं मिला कि म्यांमार से भागकर लोग चीन में भी शरण मांगने जा रहे हैं क्या। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है। असल में म्यांमार में जो कुछ भी हो रहा है, चीन उसमें अपना फायदा तलाश रहा है। चीन में तख्ता पलट को वहां का सरकारी मीडिया तख्ता पलट या कू कहने के बजाय मेजर गवर्नमेंट रिशफल कह रहा है, यानी सत्ता की बड़ी अदला बदली। सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ 2 फरवरी को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में निंदा प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन रूस और चीन ने इसे रोक दिया। हालांकि 4 फरवरी को थोड़ी नरम भाषा वाले एक प्रस्ताव पर चीन राजी हो गया था। इससे पहले भी म्यांमार में सैन्य शासकों के चीन से अच्छे संबंध रहे हैं। तो एक बार फिर म्यांमार की आपदा में अवसर तलाश रहा है चीन, और चीन के लिए म्यांमार के शरणार्थियों वाली चिंता भी नहीं है।
तो क्या म्यांमार से जो लोग भाग रहे हैं उन्हें शरणार्थियों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए? यानी शरणार्थी की आधिकारिक परिभाषा क्या होती है? यूएनएचसीआर का 1951 के कन्वेंशन में शरणार्थी की परिभाषा लिखी गई थी। इसके आर्टिकल 1 के मुताबिक नस्ल, राष्ट्रीयता, किसी सामाजिक या राजनीतिक संगठन की सदस्यता आदि के आधार पर किसी को उत्पीड़न का खतरा हो और उसे अपने देश में संरक्षण न मिले तो अपने देश से बाहर रह रहा ऐसा कोई भी व्यक्ति शरणार्थी कहलाएगा। यानी सीधे अर्थों में किसी को अपने देश में फंडामेंटल राइट्स से महरूम रखा जाता है और इस बिना पर वो किसी दूसरे देश में जाकर रहता है तो शरणार्थी कहलाएगा। रिफ्यूजीज पर संयुक्त राष्ट्र का पहला कन्वेंशन 1 जनवरी 1951 से लागू हुआ था और इसमें कुछ बदलाव 1967 में हुए थे, जिससे यूएनएचसीआर 1967 प्रोटोकॉल कहते हैं। अब भारत ने करारों पर आज तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं, यानी रिफ्यूजीज पर यूएन के किसी करार की बाध्यता भारत पर नहीं है। हालांकि यूएनएचसीआर ये भी मानता है कि हस्ताक्षर किए बिना भी भारत शरणार्थियों को पनाह देता है और ये बात सही भी है। तो फिर इस बार भारत सरकार म्यांमार के लोगों को शरण क्यों नहीं देना चाहती? 10 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अलावा भारत की सीमा पर तैनात असम राइफल्स को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें कहा गया था कि म्यांमार से आने वाले गैर कानूनी लोगों पर नजर रखी जाए, उनकी पहचान की जाए और उन्हें वापस भेज दिया जाए। गृह मंत्रालय का कहना है कि ये प्रदेश म्यांमार के लोगों को शरण देने के लिए अधिकृत नहीं है। हालांकि मिजोरम के सीएम ने इस आदेश का विरोध किया है। सीएम जोरमथांगा का कहना है कि वो म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों से मुंह नहीं फेर सकते क्योंकि उनके प्रदेश के म्यांमार के चिन समुदाय के साथ जातीय रिश्ते हैं। वहां की विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इस फैसले पर सरकार का साथ दे रही है। 26 मार्च को मणिपुर में भी एक आदेश निकाला गया। मणिपुर सरकार के गृह विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी एस ज्ञान प्रकाश के हस्ताक्षर के साथ यह आदेश निकला था। म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर के जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स के नाम यह आदेश था। ऊपर दाहिने कोने पर लिखा था कॉन्फिडेंशियल, लेकिन ये चिट्ठी कॉन्फिडेंशियल नहीं रह सकी, सोशल मीडिया में वायरल हो गई। इस आदेश में कहा गया था कि म्यांमार से गैर कानूनी तरीके से आने वाले लोगों के लिए जिला प्रशासन या कोई सामाजिक संगठन कैंप न खोले। अगर किसी को गंभीर चोट है तो मानवीय पहलू से उसकी मेडिकल हेल्प कर देनी चाहिए और भारत में घुसने या शरण मांगने वालों को विनम्रता के साथ लौटा देना चाहिए। यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सरकार की आलोचना हुई। लोग पूछने लगे कि वसुधैव कुटुंबकम की बात कहकर ये कैसा आदेश निकाल रहे हैं। 29 तारीख को मणिपुर के स्पेशल सेक्रेटरी एस ज्ञान प्रकाश ने इस आदेश को वापस ले लिया और कहा है कि 26 तारीख वाले आदेश का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने ये भी लिखा कि म्यांमार से आने वाले लोगों के इलाज में सरकार मदद कर रही है। कमोबेश ये मणिपुर सरकार की डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। एक बात और समझने की है कि जब मिजोरम की सरकार शरणार्थियों को कैंप्स में रखने के पक्ष में है तो मणिपुर का स्टैंड इतना अलग क्यों है? यह फर्क राज्य की सत्ता में स्थानीय पार्टी और नेशनल पार्टी के आधार पर देखा जा सकता है, क्योंकि म्यांमार के शरणार्थियों का मुद्दा भारत के सरहदी राज्यों में भी होता है। ये बिल्कुल तमिलनाडु जैसा मामला है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ जाति होती है तो वो तमिलनाडु में भी राजनीतिक मुद्दा होता है। चिन समुदाय के लोग सीमा के इस तरफ और उस तरफ दोनों जगह हैं। इनमें आपस में वैवाहिक रिश्ते होते हैं। म्यांमार से लोग काम के सिलसिले में भी मिजोरम या मणिपुर आते हैं और आने जाने में कोई बहुत रोक टोक भी नहीं है। म्यांमार और भारत की सीमा पर कोई फेंसिंग भी नहीं है और इस तरह से म्यांमार से भारत आना वहां के लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है। इसी तरह से 2017 में म्यांमार की सेना के क्रैकडाउन से भागकर गैर कानूनी तरीके से रोहिंग्या भी भारत में आए थे। सरकार ने संसद और कोर्ट में उन्हें देश के लिए खतरा बताया था, कुछ के चरमपंथी गुटों के साथ जोड़ने की बात भी कही थी और अब एक बार फिर सरकार म्यांमार से आने वाले किसी भी शरणार्थी के पक्ष में नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत ही ऐसा कर रहा हो। बांग्लादेश और थाईलैंड शरणार्थियों को लेने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। थाईलैंड ने म्यांमार से लगती अपनी सीमा की चौकसी और बढ़ा दी है। दूसरी तरफ म्यांमार की सैन्य सत्ता के खिलाफ भारत भी कोई सख्त लाइन नहीं ले रहा है, बल्कि भारत दुनिया के उन चंद लोकतांत्रिक देशों में है जिसने इस तख्तापलट और नई सरकार को कुछ हद तक मान्यता दी है। 3 दिन पहले 27 मार्च को भारत ने म्यांमार की राजधानी में सैन्य परेड में भी हिस्सा लिया। तो इस तरह के सारे समीकरण मायने रखते हैं और विदेश नीति में मानवीय पहलुओं के अलावा देश के हित भी मायने रखते हैं। इसके अलावा घरेलू राजनीति भी मायने रखती है। तो मोदी सरकार ने भी इन्हीं समीकरणों के आधार पर म्यांमार के शरणार्थियों को पनाह नहीं देने का फैसला लिया होगा।
ये थी आज की बड़ी खबर। अब कुछ चुनाव के अपडेट्स। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर का प्रचार आज खत्म हो गया, लेकिन प्रचार खत्म होने से पहले बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने पूरी ताकत से शक्ति प्रदर्शन किया। सबसे ज्यादा चर्चा हॉट सीट नंदीग्राम की है, जहां टीएमसी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री ममता ने पहले से ही वहां डेरा डाल रखा था। आज शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में अमित शाह भी पहुंच गए। रोड शो के बाद अमित शाह ने कहा कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी की जीत सुनिश्चित है और बीजेपी बंगाल में 200 सीटें जीतेगी। निश्चित रूप में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं और यहां भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने वाला है। सामने कोई हल्का कैंडिडेट नहीं है, मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जनता के सामने कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, जनता मुख्यमंत्री बनाती है, बिगाड़ती है। जनता सबसे महान होती है। मुख्यमंत्री यहाँ पर 3 दिन से कैंप करके बैठी हुई है, अपना पूरा जो जोर है नंदीग्राम पे ही लगा रही है। वो ही बताता है कि इनके लिए कितना कठिन चुनाव। सर ये बताइए कि वो काफी सारे दावे कर रही है कि भाजपा यहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, लोगों को पुलिस के यूनिफॉर्म दे रही है ताकि वो वोटरों को डराए पुलिस बनके। हारने वाले अक्सर ऐसा ही कहते हैं। बंगाल के बाद अब बात असम की। असम में भी दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम के धर्मापुर में रैली की, जहां उन्होंने कांग्रेस पर असम की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 5 साल के अंदर हम असम के युवाओं को 8 लाख नौकरियां देंगे। 2 लाख जॉब्स हम देंगे, 1 लाख जो रोजगार है वो हम 1 साल के अंदर देंगे। 2022 के मार्च तक 1 लाख हम नौकरियां देंगे। इसी तरीके से 8 लाख हम नौकरियां 5 साल के अंदर देंगे। प्रति साल 2 लाख के आसपास देंगे। 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। हम स्वरोजगार के लिए असम को सबसे बड़ा सेंटर बनाएंगे और इसके लिए स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्प्लॉयमेंट योजना, इसमें 2 लाख यूथ को स्वरोजगार के लिए हम ये हमारा संकल्प है, इसको हम पूरा करेंगे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। हम असम के गांव को आत्मनिर्भर बनाएंगे, जहां खेती से लेकर पोल्ट्री से लेकर हर तरीके के व्यवसायों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये हम आपको बताएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी असम में रैली करनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से राहुल असम नहीं जा सके। ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि उनकी सरकार असम में सीएए लागू नहीं होने देगी। चुनाव का समय है। कांग्रेस पार्टी ने महाजोत ने आपको 5 गारंटीज दी हैं। पहली गारंटी, सीएए को हम असम में नहीं लागू होने देंगे। यह असम पर एक आक्रमण है, आपकी भाषा पर, आपकी हिस्ट्री पर, आपकी संस्कृति पर, कल्चर पर यह आक्रमण है। इसे हम नहीं लागू होने देंगे। दूसरी गारंटी, 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। तीसरी गारंटी, 365 रुपए मिनिमम वेज टी गार्डन्स के वर्कर्स को हम गारंटी करके देंगे। चौथी गारंटी, 200 यूनिट महीने के बिजली के आपको मुफ्त में हर परिवार को दिए जाएंगे। पांचवी गारंटी, 2000 रुपए महीने के असम की हर हाउसवाइफ को कांग्रेस पार्टी महाजोत गारंटी करके देगी। आखिरी बात, जो हमारे हिल ट्राइब्स के लोग हैं, बीजेपी आप पर भी आक्रमण कर रही है। आर्टिकल 244A को वो स्क्रैप करना चाहते हैं। हम आर्टिकल 244A को इंप्लीमेंट करके आपको देंगे। भाई और बहनों, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को, महाजोत को पूरा आप समर्थन दीजिए, भारी बहुमत से जिताइए और जो हम आपके लिए करना चाहते हैं 5 गारंटीज, वो हम करके दिखाएंगे। ये असम की बात हुई। अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। केरल में चुनावी कैंपेन के दौरान राहुल गांधी को लेकर केरल के पूर्व सांसद जॉयस जॉर्ज ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। जॉयस ने सीपीएम नेता एमएम मणि के समर्थन में आयोजित जनसभा में कहा कि राहुल का चुनावी कैंपेन सिर्फ लड़कियों के कॉलेज में होता है।
लड़कियों को उनसे बचकर रहना चाहिए क्योंकि वो शादीशुदा नहीं है। विवाद के कारण मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इससे पल्ला झाड़ते हुए कहा कि एलडीएफ का मकसद किसी भी शख्स पर निजी हमला करना नहीं है। वैसे जब जॉयस ये भाषण दे रहे थे तो मौजूदा सरकार की ऊर्जा मंत्री एमएम मणि भी उस मंच पर ही मौजूद थे। उस वक्त उन्हें जॉयस के इस महिला विरोधी बयान पर चुप्पी बनाए रखना सही लगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जॉयस जॉर्ज के इस बयान के खिलाफ शिकायत करने की तैयारी में है। अब बीजेपी के प्रचार की बात करते हैं। आज केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा करने पहुंचे और इस दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एलडीएफ फ्रंट की सरकार को लपेट लिया। मोदी बोले, एलडीएफ के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि जूट्स ने भगवान यीशु को चांदी के कुछ टुकड़ों के लिए धोखा दिया। एलडीएफ ने सोने के कुछ टुकड़ों के लिए केरल को धोखा दे दिया। पीएम का इशारा चर्चित गोल्ड स्कैम की ओर था, जिसकी जांच की आंच सीएम पिनराई विजयन और उनके दफ्तर तक पहुंच चुकी है। सुनिए पीएम की पूरी बात। UDF has not even spared the rays of the sun. About LDF, it can be said, Judas betrayed Lord Christ for a few pieces of silver. LDF has betrayed Kerala for a few pieces of gold. पलक्कड़ में आयोजित इस रैली में मेट्रोमैन ई श्रीधरन भी मौजूद थे। मोदी को चुनाव प्रचार सिर्फ केरल तक सीमित नहीं रहा, वे तमिलनाडु भी पहुंचे। यहां डीएमके और कांग्रेस को महिला विरोधी करार दिया। सुनिए। To insult women is a part of the Congress DMK culture. A few days back, one of the MLA candidate of DMK, Mr. Dindigo Leone, made horrible remarks on women. DMK had done nothing to stop him. The young crown prince of DMK, who is sidelined many senior DMK leaders, he too made horrible remarks. DMK had done nothing to stop him. पीएम ने साथ ही ए राजा की बयानबाजी के लिए यूपीए को लताड़ा। बता दें कि ए राजा ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी की तुलना में एमके स्टालिन के चप्पल को महंगा बताया था। वो बोले, कल तक तो ई पलानीस्वामी जयगिरी मार्केट में काम करते थे, वो किस तरह से स्टालिन के कंपटीशन हो सकते हैं। स्टालिन के चप्पल की वैल्यू भी उनसे 1 रुपए ज्यादा ही है। बात यहीं तक नहीं रुकी। राजनीति में स्टालिन को ज्यादा समझदार बताने के चक्कर में राजा कुछ ऐसा बोल गए जिस पर बवाल हो गया। उन्होंने कहा, स्टालिन का पॉलिटिकल करियर एक पूरे मैच्योर बच्चे की तरह है जो जायज तौर पर पैदा हुआ है। वहीं पलानीस्वामी का करियर एक नाजायज रिश्ते से पैदा हुए प्री मैच्योर बच्चे की तरह है। इस बयान को पलानीस्वामी की दिवंगत मां के अपमान के तौर पर देखा गया। इसके बाद एक रैली में ईपीएस भावुक हो गए। एआईएडीएमके ने शिकायत दर्ज करा दी। मामला बिगड़ता देख ए राजा ने अपने बयान को वापस लेते हुए माफी मांग ली, लेकिन पीएम मोदी इस पर चुनावी वार करना नहीं भूले। तो ये था आज का लल्लन टॉप शो के बारे में आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।